नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को फोन के माध्यम से संबोधित किया। अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत और व्यापक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी अब व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई, ऊर्जा, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों तक फैल चुकी है। विदेश मंत्री ने अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय समुदाय ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दोनों देशों के बीच राजनीतिक समझ को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम बैठक की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता में वैश्विक चुनौतियों से लेकर व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और आतंकवाद जैसे हर बड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में बड़ी प्रगति की जानकारी साझा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा, साथ ही कूटनीतिक संवाद और सुरक्षित समुद्री व्यापार को अहम बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर दोपहर में जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी वे जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के आगमन को लेकर आगरा और जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था को किया गया कड़ा। मार्को रूबियो कल क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मार्को रूबियो के अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इफ्को की 55वीं वार्षिक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इफ्को की वार्षिक आम बैठक और सहकारिता सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इफ्को की 55वीं वार्षिक आम बैठक में सहकारिता के संकल्प और किसानों के हित को आगे बढ़ाने पर फोकस होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लाल किला परिसर में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में शामिल हुए। उन्होंने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और उनके गौरव को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यही वजह है कि जनजातीय समाज को यूसीसी से बाहर रखा है। गृह मंत्री ने आदिवासी समुदाय से अपील की है कि वो किसी के भ्रम या बहकावे में न आए। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय कुमार झा की अध्यक्षता में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की आज बैठक होगी। बैठक में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे शामिल। संसदीय स्थायी समिति की बैठक में पश्चिम एशिया संकट का भारत के समुद्री व्यापार, जहाजरानी अवसंरचना और नाविक सुरक्षा पर प्रभाव विषय पर विचार विमर्श होगा।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता ने कांग्रेस पार्टी को लगातार नकारा। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। फलता निर्वाचन क्षेत्र को लंबे समय से टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इसके उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिबांशु पांडा को फलता में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम पश्चिम बंगाल की प्रगति के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। जीत के बाद बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल पर तीखा हमला बोला। सत्ता से बाहर होने के बाद भी ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के दागी जनप्रतिनिधियों के पक्ष की ही आवाज उठाई। पिछले कुछ दिनों में वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों में तृणमूल के कई पार्षद गिरफ्तार किए गए हैं। कोलकाता नगर निगम के पार्षद सुदीप पोल्ले को पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार किया। इसे लेकर ममता काफी नाराज दिखी। सुदीप पोल्ले को जब ठाकुर पुकुर थाने से अलीपुर कोर्ट ले जाया जा रहा था, तमाम लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन पर जूते और सड़े अंडे भी फेंके गए। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार बनने के महज 9 दिनों के भीतर सीमा पर कंटीले तार लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर भूमि और राजस्व विभाग की टीम जब उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती गांव में जमीन चिन्हित करने पहुंची तो ग्रामीण खुद अपने जमीन के दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि फेंसिंग नहीं होने का फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश करते रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। कोर कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन नवीन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए फैसला लिया गया है। बोर्ड जल्द ही पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख घोषित करेगा। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल के खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया है। यह टीम सीबीएसई की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने में बोर्ड की सीधी मदद करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के हित सर्वोपरि है और सीबीएसई को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने के लिए कहा गया है। किसी स्पष्टीकरण के लिए एनटीए हेल्प डेस्क या ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टू हकालू नदी में तेज बहाव के कारण एक ही परिवार के 10 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कर्नाटक में डूबने से हुई मौतें बेहद दुखद हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कारवार जिले में हुई घटना के बारे में सुनकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
मेघालय के उमरोई में प्रगति 2026 अभ्यास पूरे जोश से चल रहा है। इसमें 12 मित्र देशों के 400 से ज्यादा सैन्यकर्मी क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ एकजुट हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार की भोजशाला का दौरा करेंगे, जहां वे दर्शन और पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए धार में भव्य तैयारियां की गई है। नौतपा आज से शुरू हो रहा है। इसमें सूर्य की गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में देश का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 और 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत दी गई है। आज गंगा दशहरा पर्व है। सनातन परंपरा के इस महापर्व पर तप, दान, स्नान की परंपरा है। इस अवसर पर हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में चारधाम यात्रा आस्था, विश्वास और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बीच निरंतर जारी है। कल शाम 6:30 बजे तक दोनों धामों में कुल 36,186 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैश्विक पूर्व पश्चिम शिपिंग मार्ग के लाभ उठाकर विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता कम करते हुए द्वीप को आर्थिक केंद्र में बदलना है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व मार्केटिंग डायरेक्टर सुखमाल कुमार जैन ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सरकारी तेल कंपनियां आसानी से ईंधन की आपूर्ति और खपत का प्रबंधन कर रही हैं। केंद्र सरकार की लखपति दीदी, बीसी सखी और अब शी मार्ट जैसी पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम निभा रही है। 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 करोड़ महिलाएं आज गांव की तस्वीर बदल रही है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 65,000 से ज्यादा महिलाएं बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान हैदराबाद में अत्याधुनिक फॉरेंसिक ऑडिटिंग लैब स्थापित करने जा रहा है। इसका उद्देश्य छोटे स्तर की चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियों को बड़ी ऑडिट परियोजनाओं में भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। भारत तेजी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बनने की राह पर है। राष्ट्रीय सौर मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत ने अपनी कुल स्थापित सौर क्षमता को 150 गीगावाट के पार पहुंचा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और अधिकतम निवेश आकर्षित करने के सरकार के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारतीयों का विदेश यात्रा पर खर्च मार्च में घटकर $1.09 अरब रह गया है, जो फरवरी में $1.30 अरब था।
आरबीआई के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। एलआईसी वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 23,400 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली वित्तीय कंपनी बन गई है। देश की शीर्ष 10 सबसे अधिक बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में से 6 के मार्केट कैप के बीते हफ्ते 74,111 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य मिजोरम को न केवल मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि भविष्य में इसे मछली निर्यात करने वाला राज्य भी बनाना है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल 2.61 प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर किया। कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और स्वच्छ ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने कहा कि उसने लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2013 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य भारत में लीगल मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता, लेकिन देश की गरिमा और सम्मान से समझौता भी नहीं करेगा। इस बीच संभावित समझौते में संवर्धित यूरेनियम हटाने और 20 साल तक परमाणु गतिविधियां रोकने संबंधी खबरों को ईरानी एजेंसियों ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्हें हारने वाले लोग बताया। ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम को ईरान के साथ समझौते में जल्दबाजी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अधिकांश बातचीत पूरी हो चुकी है। संभावित समझौते के तहत वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात भी कही गई है। व्हाइट हाउस के बाहर रविवार को माहौल सामान्य और शांति नजर आया। एक दिन पहले हुई फायरिंग की घटना के बावजूद पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। व्हाइट हाउस वाली घटना 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हुई, जहां हमलावर ने बैग से हथियार निकालकर अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में एक राहगीर भी घायल हुआ। कांगो में इबोला संक्रमण के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 101 मामलों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इटोरी प्रांत जो संक्रमण का केंद्र बना हुआ है, वहां जारी हिंसा और असुरक्षा के कारण राहत और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा है। मैड्रिड में किराएदार संगठनों ने आवास सुरक्षा के अभाव और बढ़ती लागतों के विरोध में प्रदर्शन किया। रूस द्वारा राजधानी और आसपास के इलाकों पर हजारों ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने के बाद कीव का एक बाजार जलकर खाक हो गया। तुर्की पुलिस मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मुख्यालय में प्रवेश करते हुए देखी गई, क्योंकि अदालत ने उसके नेता ओज़गुर ओज़ेल को हटाने का आदेश दिया। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में एक छात्रावास पर हुए कथित ड्रोन हमले के बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मलबे की जांच की। रूसी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 21 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई युवा महिलाएं शामिल हैं। यूक्रेन ने छात्रावास पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि उसके निशाने पर इलाके में मौजूद एक ड्रोन कमांड यूनिट थी। हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी के निर्देश दिए। फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि तेहरान से अनुमति मिलने के बाद पिछले 24 घंटों में 33 जहाज जलडमरू मध्य से गुजरे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन के चोंगकिंग शहर के इलाके में बाढ़ आ गई। बाढ़ में अब तक 3 लोग मारे गए हैं और 17 लोग लापता हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयप एर्दोगान ने रविवार को इस्तांबुल में एक निजी विश्वविद्यालय को बंद करने के अपने फैसले को वापस ले लिया। यह विश्वविद्यालय पहले उदारवादी माना जाता था। सेनेगल की संसद के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह घटना उनके करीबी सहयोगी को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के 2 दिन बाद हुई है। इससे पश्चिम अफ्रीका देश में राजनीतिक संकट और बढ़ गया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने रविवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से विदाई मुलाकात की। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को सुदृढ़ करने में प्रणय वर्मा के योगदान की सराहना की।
बैठक के दौरान उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक हितों और साझा विकास मूल्यों और लक्ष्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ बहुआयामी सहयोग को और गहरा करने के लिए तत्पर है। कोलंबियाई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार पालोमा वेलेंसिया ने अपने समापन चुनावी रैली के दौरान कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। पोल वॉल्ट में बना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फेडरेशन कप में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने समान छलांग के साथ रिकॉर्ड बनाया। फेडरेशन कप में लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने जीता स्वर्ण। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी किया क्वालिफाई। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत ने दूसरे दिन 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदक अपने नाम किए। राजस्थान रॉयल्स 7वीं बार पहुंची आईपीएल के प्लेऑफ में। आखिरी मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट पर 175 रन ही बना पाई। राजस्थान की टीम आईपीएल इतिहास में 7वीं बार प्लेऑफ में पहुंची है। एलिमिनेटर में राजस्थान का सामना हैदराबाद से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल अभियान जीत के साथ किया समाप्त। दिल्ली ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। दिल्ली ने 5 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में केकेआर सिर्फ 163 रन ही बना पाई। भारत ने आर्यवीर दीवान ने एशियाई जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में जीता खिताब। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे चौथे भारतीय। प्रणति नायक ने एफआईजी वर्ल्ड चैलेंज कप में जीता रजत पदक। महिला वॉल्ट स्पर्धा में रही दूसरे स्थान पर। गुजरात के गांधीनगर में साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री ने किया उद्घाटन। फ्रेंच ओपन के पहले दौर का मैच जीतने के लिए नोवाक जोकोविच को करनी पड़ी मशक्कत। पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए दर्ज की जीत। फ्रेंच ओपन के पहले ही दिन देखा बड़ा उलटफेर। 7वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज हारकर प्रतियोगिता से बाहर। एमा राडुकानु फ्रेंच ओपन के पहले दौर में हारी। अर्जेंटीना की सोलाना सियरा ने दी मात। अर्लिंग हालांड ने स्टार सीजन में 3री बार जीत। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट खिताब। इस सीजन में किए 27 गोल। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने प्रीमियर लीग सीजन जीत के साथ किया समाप्त। आखिरी मैच में क्रिस्टल पैलेस को दी शिकस्त। मेक्सिको सिटी में विशाल म्यूरल का अनावरण। मेक्सिको की फुटबॉल विरासत और सांस्कृतिक पहचान को समर्पित है ये म्यूरल। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।